लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है। उससे पहले राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर तैयारियां कर रही हैं। कुछ ही समय में दोनों ही पार्टियों की सूची जारी हो सकती है। ऐसे ही विदिशा की एक संसदीय क्षेत्र में हम पहुंचे हैं, जहां पर हम बात करेंगे स्थानीय मुद्दों पर और संसदीय क्षेत्र पर। लोकसभा क्षेत्र विदिशा की हम अगर बात करें तो ये बड़ी ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार लंबे समय तक काम कर चुके शिवराज सिंह चौहान का ये संसदीय क्षेत्र रहा है। इस संसदीय क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, कौन उम्मीदवार हो सकता है और किन लोगों के नाम अभी ज़मीनी स्तर पर चर्चा में हैं, इसको लेके हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे और उनके कुछ जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। भाई साहब, लोकसभा क्षेत्र विदिशा सुषमा जी का क्षेत्र रहा, अटल जी का क्षेत्र रहा और शिवराज जी का गृहनगर भी कहा जाता है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है, आपकी बात से सहमत हूँ कि विदिशा को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय सुषमा स्वराज जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नाम से जाना जाता है और वो उन सभी ने यहाँ से जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है और यहाँ विकास कार्य कराए हैं। आगे अगला उम्मीदवार इस बार के चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, स्थानीय स्तर के विषय पे लोकसभा का चुनाव नहीं होता है। इस बार का जो चुनाव होगा वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उनका जो विजन है, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे विकास का कार्य हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की ख्याति बढ़ाने का काम हो, इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में आएगी और एक सामान्य कार्यकर्ता को भी यदि टिकट मिलता है तो वो भी यहाँ से चुनाव जीतेगा। एक बार फिर शिवराज जी का नाम चर्चा में है। देखिए, विदिशा में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, चाहे व्यापारी परिवार हों, चाहे विपक्षी दल के लोग हों, सब उन्हें अपने एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, गैर राजनीतिक रूप से। इसलिए निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता पर सबके मन में विचार यही है कि वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करें। भाई साहब, शिवराज जी का नाम एक बार फिर और लगभग लंबे समय तक रहे हैं। इसके बाद अगर यूँ को अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिवराज नगर विदिशा कर दें तो क्या? देखिए, शिवराज नगर हो या कुछ भी हो, सरकार इनके पास है, सत्ता ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी है। जो शिवराज नगर कर दें या भेलसा वापस बिरसे कर दें, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी बड़े खुशनसीब हैं। उनने विदिशा जिला ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं को भी प्रभावित कर रखा है और उनको जादू करना आता है, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित रूप से हम कई सालों से यहाँ से चुनाव हारे हैं। कांग्रेस सिर्फ 2 बार यहाँ से चुनाव जीत पाई है। लगातार लाखों के 5,500 से पिछली बार हम हारे थे, लेकिन इस बार हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारा अगर प्रत्याशी कोई भी आएगा, ईमानदारी से उसका हम काम करेंगे। लेकिन मैं अपनी बात, चूँकि मैं अनुसूचित जाति से कांग्रेस का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, मैंने हमारे कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखा है कि लगातार हारने वाली विदिशा सीट है, इस सीट से आप अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएं, वो हारे या जीते कुछ भी हो, लेकिन ये मैसेज कांग्रेस की तरफ से जाना चाहिए। मैसेज कांग्रेस की तरफ से भी है, बात सबको रखने का मौका मिलेगा। उसी के साथ हम बात करते हैं, अभी कुछ लोग और हैं। भाई साहब, क्या लगता है अब विदिशा में क्या कमी रह गई और क्या होना चाहिए? विदिशा में कमी तो कुछ नहीं है। विकास जी देखो, विकास जी इस समय, इसके पहले जब जो रोड था तो ट्रक आए दिन इधर घुस जाता था, कभी मंदिर में, कभी दुकानों में। आदरणीय मुकेश टंडन जी के नेतृत्व में जब नगर पालिका अध्यक्ष बने, आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में, जे चौराहे 4 कमरे तोड़ के हमने विकास करा। विकास दिख रहा है, हरियाली दिख रही है। जे गांधी जी वहाँ थे छोटी सी जगह में। आज जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनी तो ये हमने उठा के जहाँ रख दिया, जहाँ लाए, जहाँ प्रस्तावित कर दिया। आए दिन जहाँ कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, सुंदर बना दिया। विकास के क्षेत्र में शिवराज जी के नेतृत्व में विदिशा में बहुत विकास हुआ। इतना विकास हुआ कि हमारा डेंटल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज है, बाईपास रोड, लिंक रोड बन रहा है, 4 लाइन हो रहा है। विकास, भरपूर विकास है। क्या लगता है शिवराज जी को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिसको देगी टिकट, भारतीय जनता पार्टी कोई नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे
लाखों वोटों से विदिशा से जीतेंगे, लाखों वोटों से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कर्मठ कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है, ईमानदारी से काम करता है और गली गली का हर आदमी के लिए काम करता है, सबके लिए काम करता है। पंक्ति के पहले व्यक्ति से पंक्ति के आखिरी व्यक्ति का उत्थान करने का काम। डूब जाती हैं कश्तियाँ उनकी जिनका ईमान डगमगाता है, वो हरगिज़ नहीं नेक दिल के इंसान के लिए खुदा खुद रास्ते बना देता है। देखिए, बात हो रही है कि प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे, लेकिन इस पे भी जवाब ले देते भाई साहब पिछले चुनाव में क्या हुआ था 2018 में। भाजपा बोल रही है कि जो लड़ेगा उसके लिए काम करेंगे, लेकिन पिछले चुनाव में ऐसा तो नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ बोलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा चलता था यहाँ पर, आंधी नहीं तूफान है और शिवराज सिंह चौहान है। आपने सुना होगा, ना आंधी से किसी का भला हुआ है, ना तूफान से किसी का भला हुआ है, ना शिवराज सिंह चौहान ने किसी का भला किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्ण तरीके से यहाँ एक है। शिवराज सिंह चौहान नहीं, इस बार नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ से चुनाव लड़े तो उनको भी हार का मुंह चखना पड़ेगा। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विकास की बात करते हैं। आप जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं, ये माननीय सांसद प्रताप भानु शर्मा जी की देन। कांग्रेस का प्रत्याशी किसकी उम्मीद है, क्या चाहते कांग्रेस पार्टी का निर्णय हाईकमान नहीं करता, हम कार्यकर्ता लोग जिसका लिख के भेजते हैं वो तय करता है। इनके ऊपर से थोपे जाते हैं, जैसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ऊपर से धोखे जाते। हम कार्यकर्ता इस बार का तय कर चुके क्या? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाकर अपने पैनल में दे दी है। जैसा कि हमारा भाई ने बताया, सुभाष बोस जी भी अच्छे दावेदार हैं, अगर इनको भी टिकट मिलता है। और हम बता दें, इस बार पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया, और आप तो जैसा बात कर रहे हैं ना शिवराज सिंह जी, हमने तो कहा नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएँ साहब। इस बार कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। वो जो 300-400 की बात कर रहे हैं ना, 400 पर लेसन पहुंच गया है। 400 सीट नहीं, 400 लेसन पहुंच गया है। आपके कुछ नेताओं को तो पाकिस्तान से कोई आपत्ति नहीं है। एक नेताजी हैं कांग्रेस को, उनका आया कि भाजपा को पाकिस्तान से दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी के किसी ने ऐसा कहा है तो इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी में कार्रवाई भी होगी। इस टाइप की कोई ऐसी बात नहीं होती। कांग्रेस पार्टी की सर्वधर्म की मानने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने विचार रखती है और विचारों को लेकर आगे चलती है। गलत बयान होगा तो कार्रवाई भी होगी, उस पर भी जवाब ले लेते हैं भैया। कांग्रेस पार्टी इतनी अभी जैसे हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, विधानसभा के पहले भी ऐसे ही बहुत जुमले चौराहे पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाए थे। क्योंकि पिछली बार 2.5 लाख के मामले में फंस के विदिशा विधानसभा में कुछ उठापटक हुई थी, लेकिन इस बार सूद समेत हमने इनको 26,000 का जो तमाचा दिया है, ये उसको भूल नहीं पा रहे हैं। और रही बात प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी तो मिल ही नहीं रहे। गिने चुने ये 2-4-6 लोग हमारे और बचे हैं, तो यही प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं से भाजपा में आ जाए, क्योंकि कांग्रेस में कुछ रहा नहीं है। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की कर रहे हैं, यहाँ तक छोटे से कार्यकर्ता को भी नहीं हरा पाएंगे। और रही बात ये कह रहे थे कि किसी का भी नाम भेज दें, तो विदिशा से नाम क्यों नहीं भेज रहा है? पहली बात तो ऊपर से तय होता, शैलेंद्र पटेल को जानते नहीं होंगे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, अभी भी उन्हीं का नाम है। मैं तो कह रहा हूँ विदिशा के व्यक्ति को देना चाहिए ना। कांग्रेस में क्या विदिशा कार्यकर्ता नहीं है क्या? विदिशा के व्यक्ति को देना चाहिए, बात निकल के आई। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूं, बाहर के व्यक्ति को देना चाहिए। इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है भाई साहब। 3 बार विधायक शशांक भार्गव, और कोई विधायक नहीं था। कांग्रेस में कोई विधायक था, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि कुछ ना कुछ कर देती। इस बार ये बोल रहे हैं ना नरेंद्र मोदी से चुनाव, तो मैं भाई साहब आपसे बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी तो दूर है, हम भाजपा वालों से ही चुनाव होगा। हम कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। पूरा प्रत्याशी कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीटें जीती थी, इस बार 400 पार करेगी, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने माननीय शिवराज जी ने दी थी वो पूरी करी है। इसलिए हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रत्याशी कोई भी हो, क्योंकि ये निर्णय हमारे वरिष्ठ लोग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, और पार्टी में जो निर्णय होता है उसको सम्मान करा है। कांग्रेस जैसा नहीं है। इनका जब कांग्रेस का जो जिलाध्यक्ष है
वो पार्टी छोड़ के जा रहा है। जिस हाथ में रहते थे भाई लोग हमारे कह रहे हैं जी इन्हें भी पता नहीं लगा। जब मैंने कहा कवैया क्या हो रहा है, अरे कचरा नहीं तुम ही कचरा हो जाओगे, कल के सब आ रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं तो मुंह पे कहता हूँ। हमने उस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नियम और धार्मिकता पे चलती है। धर्म का अगर प्रचार किया, धारा 370 हटाई तो किसने हटाई बता दीजिए आप। आज तक कोई पैदा हुआ हो जिसने 370 हटाई है? तो 370 हटाए। एक बार 370 हटाने के बाद अगर कहीं भी आप कश्मीर में जाके पूछें तो वहाँ के मुसलमान भी इस चीज़ के पक्ष में। मैं कश्मीर खुद घूम के आया हूँ, 2 बार घूम के आया हूँ। इसके बाद उन्होंने ये लगता है कि नहीं साहब हमें रोजगार मिल रहा है। भाई साहब अब की बार 400 पार की बात हो रही है भाई। देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी ऐसी पार्टियां हैं जो कि ये कहती है कि मेरी शर्ट तेरी शर्ट से उजली है। मतलब दोनों दागदार पार्टियां हैं लगभग। आज मुद्दे की बात अगर देखी जाए तो जैसे शिक्षा का स्तर है, आज केजरीवाल का मैं सिपाही हूँ। केजरीवाल जी ने जो शिक्षा के स्तर में दिल्ली के अंदर सुधार जो किया है वो क्या यहाँ पे दिखाई देता है? रोज़गार की बात अगर आप करते हैं तो रोज़गार क्या यहाँ पर मिल रहा है? विदिशा का 10-15 हज़ार युवा डेली भोपाल अप डाउन करता है। बिजली का बिल क्या, बिजली यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती बिजली मिल रही है क्या? बिजली यहाँ पर सबसे महंगी बिजली है। तो ये जो विकास जिसको कहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये स्कूल सुधार दिए लेकिन शराब नीति में घोटाले का आरोप लग गए। आप ये देखें, आप शराब हर जगह शराब उपलब्ध है। शराब नशे का व्यापार यहाँ पे इतना तगड़ा चल रहा है। यहाँ से आप इसको ये कहें बासौदा मंडी है, विदिशा भी मंडी है नशे की। नशे का अवैध व्यापार चल रहा है। ये सारी चीज़ें, इनमें सुधार की ज़रूरत है। तो विकास तो तब कहेंगे जबकि आम आदमी सुखी हो जाए उस जगह पे। अब आम आदमी आज बेचारा, उसको इतना नशे की लत में डाल दिया है उन लोगों ने। शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। स्कूल को अगर आप हालात देखेंगे, किसी भी स्कूल के अंदर जाएंगे आप, जो सरकारी स्कूल है, तो उनके अंदर जो शिक्षा माफिया है, जिनके प्राइवेट स्कूल है। विकास विदिशा के विकास पे क्या बोलना है? शिक्षा को ही विकास कहा जाता है। आज शिक्षा, अगर आदमी को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ही विकास होगा। आप रोडों के हालात देखें, नगर पालिका जब से आई है क्या विदिशा की पूरी सड़कें खुदी हुई पड़ी है। तो ये इसको आप विकास कह रहे हैं। और अच्छी शिक्षा व्यवस्था पे बात होना चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे विदिशा में डेवलपमेंट को लेकर? देखो, सब कुछ है यहाँ पे। सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं, नवीन कॉलेज भी खोला गया है। शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये सब फालतू की बातें हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो इसलिए ये कहीं शराब पे जाते हैं, कहीं बेरोजगारी पे जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ आप जिसके पास भी जाओगे वो 10,000 का 15,000 का मोबाइल लेके ही मिलेगा। लड़का हो, बच्चा हो, कोई। लोकसभा चुनाव में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप? लोकसभा में तो शिवराज जी विधि से लड़े तो ज़्यादा बेटर है। शिवराज जी की ही मांग है लगातार। भाई साहब एक बार फिर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लगातार नाम निकल के आ रहा है शिवराज सिंह चौहान। क्या कारण है कि ऐसा शिवराज जी ने विदिशा के लिए ऐसा क्या किया है कि बार बार शिवराज जी का नाम आता है? देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विदिशा से 5 बार सांसद रहे हैं, लगातार 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसलिए सभी के मन में ये रहता है कि वो सबके दिलों में बसे हुए हैं। तो हर व्यक्ति की इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें और यहाँ से प्रतिनिधित्व करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को भी यदि विदिशा से टिकट दिया जाएगा तो 7 लाख वोटों से कम वो यहाँ से विजय होंगे और विदिशा विधानसभा कम से कम हम 1 लाख वोटों से जिता कर देंगे। आज ये आपके मंच के माध्यम से लोकसभा की बात हो रही है 7 लाख वोटों को। भैया क्या कहना चाहेंगे? 7 लाख, अब ये तो पहले से ही भविष्यवाणी करने लगे हैं। ऐसे ही मोदी जी करते हैं 400 प्लस की। ये थोड़ी ना कोई बात हुई। जनता का भी तो मत देखना चाहिए आगे क्या होना है क्या नहीं होगा। इनका चुनाव सिर्फ और सिर्फ झूठ और प्रपंचों पर चलता है, जो कि यहाँ पे काम नहीं बताता। विकास की बात करते हैं, बस काम करते नहीं हैं कुछ भी। काम करके तो बताएं, तभी तो वोट मिलेंगे। अब कुछ होता है। अभी विधानसभा में देखा है, कुछ ईवीएम के माध्यम से इन लोगों ने जो चुनाव जीत लिया है। ईवीएम के मुद्दे पे भाई साहब बोलेंगे। ईवीएम को बार ईवीएम के मुद्दे पर एक बार चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था। वो तारीख में थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन आप भी मीडिया वाले हो, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। वो उनने आमंत्रित किया था सारे दलों के नेताओं को कि आप आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए। केजरीवाल जी ज़्यादा उछलते थे, कांग्रेस के लोग भी कहते थे, सबको निमंत्रण दिया था कि आप आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए। लेकिन ईवीएम हैक करने एक आदमी वहाँ इनका नहीं पहुँचा। देखो ये गलत बात। चंडीगढ़ में इन्होंने मेयर बना लिया भाजपा ने, 8 वोट इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई,
तब जाके वो उसी का भाजपा के मेयर को हटा के चंडीगढ़ में सरकार कौन की ये बताओ। एक मिनट सर भाई साहब, चंडीगढ़ में सरकार किसकी है? एक मिनट सुनो, आप किसकी सरकार है? किसकी सरकार है बताओ चंडीगढ़ में? पंजाब में एक मिनट सरकार किसकी है? आप पार्टी के, सुनो मेरे, अधिकारी कौन के थे? आप पार्टी के अधिकारी ने करे, अधिकारी कौन का था? आप पार्टी के अधिकारी नहीं कार्यकर्ता उसमें। हम आपसे कहेंगे आप पार्टी की सरकार थी। लगातार मुद्दों पे चर्चा हो रही है और गर्मा गर्म बहस भी है। इसमें 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ले लो, है ना। चाहे चुनाव और चर्चा अगर लोकसभा चुनाव में ना हो तो मोदी का चुनाव संपन्न नहीं हो पाता। ऐसी ही चुनावी चर्चा को लेकर हम बात कर रहे हैं विदिशा लोकसभा क्षेत्र की, और हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के कुछ लोग और उनके समर्थक साथ में मौजूद हैं। अब हम एक बार फिर से बात करेंगे भाई साहब ईवीएम को लेके, ईवीएम के मुद्दे को लेके सवाल आया है और ईवीएम को बार बार टारगेट करके ये बोला जाता है कि पेपर बैलेट से वोटिंग कराई जाए। ये तो क्या होता, वो लोमड़ी कहानी है ना कि अंगूर खट्टे हैं, हार गए तो कह रहा ईवीएम। और जहाँ जैसे अभी तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई वहाँ तो इन्हें ईवीएम का ढोल नहीं पीटा। अभी हिमाचल में कांग्रेस सरकार बन गई, वहाँ ईवीएम अच्छी हो जाती है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम बेवफा हो जाती है। तो ये सब इनके बहाने हैं, अंगूर खट्टे हैं। जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब। हाँ भाई साहब, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र सक्सेना जी ने कहा है ईवीएम पे हम लोग कांग्रेसी लोग बहाना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी कलाकार पार्टी है, जहां जिताना होता है वहां ईवीएम की सेटिंग नहीं करती, और जहां हमें हराना होता है वहां ईवीएम की परमानेंट सेटिंग करके हमें हरवाने का प्रयास करते हैं। तेलंगाना, कर्नाटक का यही उदाहरण है। इससे पहले हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी, उसमें भी ईवीएम की सेटिंग नहीं करी थी इनने। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कांग्रेस और भाजपा की हार जीत नहीं है, ये केवल तो ईवीएम क्या रिमोट से चलती है? बिल्कुल, ईवीएम रिमोट से चलती है। जापान ने सबसे पहले ईवीएम बनाया और सबसे पहले जापान ने बैलेट पेपर। ईवीएम रिमोट से चलती है। भाई साहब जवाब देंगे। देखिए क्या है, कांग्रेस के लोग मानसिक रूप से बौखलाए हुए हैं। उन्हें झूठ बोलना, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना, धार्मिक मुद्दों पे टीका टिप्पणी करना, कुछ भी कर सकते हैं। जो आज 55 साल के व्यक्ति को आज भी युवा नेता मान रहे हैं, बार बार एक पुरानी फिल्म को बार बार रीलॉन्च किया जाता है, बार बार वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। एक परिवारवाद के ऊपर से ये निकल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किसी सामान्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दे ना। रीलॉन्च होने की बात कर रहे हैं भाई। कौन लोकसभा में कौन नया नेता? आपने यहाँ विदिशा में बात करेंगे, विदिशा में नया नेता किसको टिकट मिलना चाहिए? हमारी भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता हैं, सभी नेता हैं। और ये भाई साहब ईवीएम की बोल रहे हैं, चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था कि आप अपना इंजीनियर विदेश से ले आइए। ये लोग क्यों नहीं गए, चैलेंज स्वीकार किया और ईवीएम ये बोलने लगते हैं। और ये तो लालटेन युग लाना चाहते हैं। पहले गई और पार्टी को तो एड्स हो गया, एड्स कांग्रेस पार्टी को हो गया एड्स के लक्षण कितने दिन बाद दिखा था? कम से कम 10 साल बाद लक्षण उभरा थे। तो जैसे ही चुनाव आते तो इनमें लक्षण उभर जाते हैं। हार जाते हैं तो ईवीएम में धोखा देने लगा था, ईवीएम दोषी। तो कांग्रेस पार्टी इनके जो साथ है, जो कहते हम एकजुट हैं, एकजुट होते तो इनके लोग छोड़ के नहीं जाते। प्रदीप गुप्ता जी हैं हमारे विदिशा के नेता, इतने तन मन धन से उनने बेचारे ने शशांक भार्गव जी को विधायक बनाया और उनने उस पर ही लांछन लगा के उन्हें ही बाहर कर दिया। वे आम आदमी पार्टी में चले गए। इनकी ऐसी पार्टी है जो एड्स के बीमार के जैसे हैं। नेता छोड़ के जा रहे हैं। भाई साहब आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष ही चलेगा, क्या कहना चाहते हैं? कारण क्या है? जिनकी साठगांठ भारतीय जनता पार्टी से मिलकर नेताओं से चल रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस में रह के काम कर रहे थे। इनको तो कांग्रेस पार्टी भगाने वाली थी, हमने कचड़ा मान लिया था, हमने पहले ही बोल दिया था इनको भगा देना चाहिए। माननीय जीतू पटवारी जी को हमने निर्देश दिए थे और एक हमारे वक्ता भी जहाँ के कर रहे थे कि वो कचड़ा था, वो गुलाबगंज में कुछ नहीं था। यही कार्यकर्ता, यही नेता थे, ये नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे। ये क्या हमें सिखाएंगे कांग्रेस की बात? कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम करता है और कांग्रेस का पार्टी के कार्यकर्ता इस बार तो आपको दिखाएगा। ये कह रहे हैं ना 400 पार पेट्रोल जाएगा, लेसन जाएगा। चर्चा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। चर्चा तो कमलनाथ जी की भी चली थी, क्या वो भी? बिल्कुल। कौन आप लोगों ने द्वारा चलाई हुई चर्चा? कमलनाथ जी का एक स्टेटमेंट आया आपका कभी? कमलनाथ जी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो संजय गांधी के मित्र हैं। इंदिरा गांधी जी उनको तीसरा बेटा मानती। कमलनाथ जी कभी नहीं जाएंगे कांग्रेस। भाई साहब कमलनाथ जी की चर्चा सी जाने की वो ये कह रहे हैं कुछ लोग कांग्रेस को नहीं, बिल्कुल गलत है ना। हम बुलाते हैं, हमारे पास तो ना खिंचे आ जाते हैं लोग बाग।
ना हम ये नहीं कहते कांग्रेस वालों तुम आ जाओ, और ये बोल रहे हैं ना हम किसी को ना लॉलीपॉप देते हैं। हाँ, हम व्यक्तिगत लोगों से जुड़े रहते हैं, विकास करते हैं, उनको लोगों को अच्छा लगता है तो वो देखते हैं कि यार भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही, इसमें आ जाओ। भाई साहब का जवाब। देखिए, ये कह रहे हैं कि भाजपा बुला लेती है, संपर्क में रहती है। सही नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वही होता है जो लोगों के दिलों में राज करे। हम केवल विचारधारा के ऊपर लड़ते हैं, किसी से व्यक्तिगत बुराई भलाई नहीं रहती है। आज जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मेरे इन सभी से पारिवारिक संबंध है और हम अच्छे बुरे में एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये नेचुरल मानव स्वभाव है, जहाँ आत्मीयता मिलेगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पार्टी चेंज कर ली, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि पहले वो भाजपा का काम कर रहे थे जिला। नहीं, सुनिए। उसमें क्या है कि इनके जब जिला अध्यक्ष जब उन्हें बनाया था तब वो इनके बड़े नेता हुआ करते थे। जब वो जिला अध्यक्ष बने तो जिला अध्यक्ष बनने के बाद जब भगवान राम के मंदिर का जब लोकार्पण का कार्यक्रम आया, वो कांग्रेस पार्टी ने उस निमंत्रण को ठुकराया। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी। ये सारे लोग जो हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन धार्मिक भावना जब किसी की आहत होती हैं, भगवान में सबकी आस्था रहती है। इन्होंने उस आस्था पे आघात पहुँचा और उन्होंने ये मैंने सुना था वो उनका भाषण जब प्रदेश कार्यालय में बोले थे कि उनके सारे प्रतिष्ठान श्री राम के ही नाम से हैं, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे फर्नीचर का काम हो, चाहे होटल हो, चाहे उनके बाकी सब प्रतिष्ठान हो। और उनके पिताजी का नाम भी राम सेवक कटारे जी था। तो उनकी भावनाएं आहत हुई और उसके कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। राम मंदिर में न जाने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा क्या लगता है भाई साहब? ऐसा आपको लगता है क्या कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर के कांग्रेस पार्टी में कोई शैतान नहीं रहते, इंसान रहते हैं, राम को मानने वाले रहते हैं। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, राम आदरणीय है। एक व्यक्ति कोई ये इस तरीके का अपने स्वार्थ के कारण अगर भारतीय जनता पार्टी में जाके राम जी के नाम का सहारा लेता है, उसका दुष्परिणाम आपको हम सबको यहाँ देखना पड़ेगा। राम जी के नाम का सहारा, भाई साहब, राम जी के नाम का देखिए, राम जी तो राम जी के अस्तित्व को नकार दिया था। इनने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम थे ही नहीं, काल्पनिक पात्र थे। जब राम सेतु को तोड़ने की बारी आई तो ये राम की बातें तो ना करें कांग्रेस के मेरे मित्र। और जब इनने राम मंदिर का वो ढांचा ढाया गया था बाबरी का, तो उसके बाद इनने कानून पारित कर दिया धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम के, आगे चल के हम कृष्ण जन्मभूमि, काशी, ज्ञानवापी, इन पे हम लोग दावा पेश ना करें। तो इनकी मानसिकता वहीं से स्पष्ट हो जाती है। इसके बाद भी आप मेरे मित्र कह रहे थे कार्यक्रम में न जाना क्या भूल है कांग्रेस की? सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि किसी भी चीज़ का, जैसे आप हो या मैं हूँ, अगर मेरे कोई भी मतभेद हो, ठीक है, पार्टी तो नहीं करा रही, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसमें एक एक व्यक्ति, आम व्यक्ति के 10-10 रुपये लगे हैं राम मंदिर बनने में। अगर उसमें जो कमेटी है उसने आपको आमंत्रण दिया तो आप भले जाओ नहीं जाओ, लेकिन ठुकराने वाली कौन सी बात है? इनके जो नेता हैं, जो 55 साल के, जो पप्पू जी ने कहते हैं, सब कुछ नामों से बुलाते हैं, उन्होंने कहा कि उसमें नहीं जाएंगे। इसके कारण पूरे कांग्रेस के लोग उनके कारण नहीं गए। उनमें जितने कांग्रेस के थे, उनके अंदर से भावना थी कि भगवान राम के यहाँ जाएँ, और वो जिनकी भावना जागी वो भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस की क्या केंद्रीय नेतृत्व ने गलती की है न जाकर? कोई गलती नहीं की कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 22 तारीख का इनका कार्यक्रम था। 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश की पूरी इकाई भगवान राम के दर्शन करने गई थी। मध्य प्रदेश से भी हम लोग लगातार जा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार कोई नहीं है राम का नहीं। ये कौन होते हैं मैं राम की बात बताने वाले? पीले चावल बांटने ये कौन होते हैं? राम के मंदिर आने के लिए ये पीली चावल बांटेंगे? ये क्या उनका ठेका ले रखी है भगवान राम के नाम का? की बात कर लेते भाई साहब, ठेकेदारी की बात हो रही, क्या ठेकेदारी भाजपा की थी जाने की, राम मंदिर बनाने की, या मस्जिद तोड़ने की? भाजपा ने ठेकेदारी ले रखी क्या है, जिस पार्टी में ठेकेदारी चलती है, जहाँ पट्टेदारी चलती है, उन्हें वही सब चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। जैसे कि अब रही धार्मिक स्थलों की बात, तो एक तरफ मैंने एक बाइट सुनी थी किसी कार्यक्रम में, प्रियंका गांधी जी गई थी, तो वो वहाँ कहती थी कि हम जो है कश्मीरी ब्राह्मण हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है उन बिहार में जाते हैं और लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ मटन बनाते हैं और कहते हैं एक डब्बे में मेरी बहन के लिए भी पैक कर दो। तो ये सब क्या है इनकी, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में जब कर्नाटक में गाय काटी जाती है तब इनकी धार्मिक भावनाएं याद नहीं होती, तब इन्हें भगवान राम याद नहीं आते, गौ माता याद नहीं आती। चुनाव आते हैं तो ये सारे मुद्दे आने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है।
इन्हें भी आमंत्रित किया था जब हम धन संग्रह के लिए डोर टू डोर गए थे, आम कार्यकर्ता के रूप में गए थे। इन सारे लोगों से हमने सहयोग लिया और इनको रसीदें दी वही श्री राम मंदिर ट्रस्ट की। उसके बाद में जिनसे हमने सहयोग लिया है और यदि हम उन्हें कार्यक्रम में वहाँ दर्शन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिससे हमने सहयोग लिया उसको आमंत्रित करना चाहिए। भाई साहब, नैतिक कर्तव्य भाजपा ने तो पूरा किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही उसको नहीं अपनाया। देखिए, हम दिखावा नहीं करते, आमंत्रण की बात नहीं है। हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता राम जी में आस्था रखता है, हिंदू धर्म में आस्था रखता है और हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। हमें जब मौका मिलेगा हम राम जी के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे और जाते हैं, और इसमें कोई रोक नहीं सकता, ना कोई आमंत्रण दे सकता। तो मंदिर की बात हो गई और तमाम प्रकार की बात हो गई, लेकिन बात आती है वहीं घूम फिर के एक ही बात पे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा और भाजपा का कौन होगा। दोनों ही दल पूरी ताकत से अपने प्रत्याशियों की सूची का जो ताकत लगा रहे हैं, उसके जो दावेदारी जो ठोक रहे हैं वो, और साथ ही कार्यकर्ता भी अपने जो लोग हैं जो समर्थन जिनका कर रहे हैं उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार रहेगा? भाई साहब, कांग्रेस की तरफ से हाथ का पंजा उम्मीदवार रहता है। ठीक है। दूसरी बात, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमको सबसे पहले अपनी सभ्यता से बोलना चाहिए, ना कि किसी पे टीका टिप्पणी करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की वो है मूल भावना। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि साहब हमने ये किया, हमने वो किया, यदि मूल उस पर जाओगे तो जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वो वास्तव में हिंदू नहीं है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंदू नहीं है। हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, ना रामायण में, ना गीता में, ना कुरान में, ना बाइबल में, किसी में भी नहीं है। हमारा धर्म है सनातन धर्म। पहले इन्होंने कहा कि हिंदू हिंदू, हमने कहा हिंदू नहीं है, सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म की बात करने लगे। सनातन धर्म में ये लिखा है, जो व्यक्ति मांस और मदिरा का जिसने भी व्यक्ति ने सेवन किया है वो हिंदू और सनातनी हो ही नहीं सकता। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं है। भाई साहब, पूरी बात तो सुनो आप मेरी। जिस व्यक्ति ने भी हिंदू या सनातन धर्मी की बात करी है, सबसे पहले गाय आज की तारीख में मेघालय का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खुद ऑनलाइन कहता है मेरे पास वीडियो है कि मैं बीफ खाता हूँ। तो उस व्यक्ति को आपने क्यों रखा? दूसरी बात, आज उठा के देख लीजिए, पूरे गाय का व्यापार जो होता है, पूरे हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो बेच रहे हैं पूरे विदेश में। उठा के देख लीजिए आप। अरे भाई साहब, पहले मेरी बात सुनो। आप अभी आपने बोला कि हिंदू कुछ कोई नहीं है, सब सनातनी है। हाँ। और अब आप बोल रहे हैं कि गाय का मांस भी हिंदू ही बोलते। जी, हिंदू आए कहाँ से? हिंदू में बता दूं, हिंदू एक सिंधी घाटी, सिंधी नदी थी, सिंधु नदी, वहाँ अंग्रेज आए तो उनको हाँ बोलते नहीं, सिंधु ना कह के उन्हें हिंदू हिंदू कहने लगे। तो वहाँ से एक गाली है, ये हिंदू और मुसलमान, ये दो गाली थी। मुसलमानों का इस्लाम धर्म है, हिंदुओं का सनातन धर्म है। तो ये गाली है और हमने उसको अपना लिया। भाई साहब, हिंदू कोई शब्द नहीं, हिंदू गाली है। देखिए, ये तो बौखलाए हुए हैं इनके नेता जो ऊपर से इन्हें जो पर्चा पकड़ा देते हैं उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि सोनिया गांधी चलती हैं पोप से। सोनिया गांधी जो है इटली में, उनके जो पोप बैठे हुए हैं उनके माध्यम से जो पर्चा आता है और उसका पालन उनके कार्यकर्ता नीचे तक करते हैं। ना तो इन्हें सनातन धर्म से मतलब है, ना हिंदू धर्म से मतलब है, ना हिंदू संस्कृति से मतलब है, ना भगवान राम से मतलब है, ना गौ माता से मतलब है, ना किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। इन्हें केवल चाटुकारिता से मतलब है और अपने नेताओं को खुश करने के लिए आज हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। इन्हें यदि लगता है कि हिंदू नहीं है तो इन्हें इसको त्याग के वो दूसरा धर्म अपना लेना चाहिए, यदि आपकी आस्था अपने धर्म में नहीं है तो। भैया, अब की बार कितनी पार? आप तो ये बताओ। अब की बार 400 पार। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जब फार्म भराता है, कोई सा भी फार्म भराता है, तो उसमें क्यों लिखते हैं हिंदू? क्या बिल्कुल सब आप ही योग्य हैं? सिर्फ आप भी समझदार हैं और सब इतने खड़े हैं? अरे आप सब शांत रहिए जरा, बहुत आप ज्ञाता है, मैं जान रहा हूँ आपको। जब भारत में लिखा जाता है आप किस धर्म से आते हैं तो हिंदू क्यों लिखते हैं? श्रीमान जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपने क्या लिखा है आपकी जाति में? बताइए। आप हिंदू नहीं लिखते, आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। अपने आप को गाली आप दे रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदू हैं अपन, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं और सनातन तो सभी सनातन में है, सभी सनातन में है, लेकिन अपन हिंदू हैं और हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में रहने वाला। आप जैसे कह रहे बीट खाते तो बीट कौन खाता है? अभी बताया हमारे सुरेंद्र भाई ने।
अभी ये बताए कौन खा रहा है, कौन केरल में कटवा रहा है, गाय कौन कटवा रहा है भैया, सब काम कौन करवा रहा है, ये आप कह रहे हो। मुद्दा गाय, मुद्दा तो हिंदू बता दूं जो टीका लगाते और मांस खाते हो, मुद्दा गाय का नहीं है, मुद्दा चुनाव का है। मुद्दा जो मांस और मदिरा का सेवन करता है वो अपने धर्म का सही पालन नहीं करता। मुद्दा मांस का नहीं है, मुद्दा है चुनाव का, ठीक है। बीजेपी सरकार इतनी बात कर रही है हिंदू और गाय की, तो गाय को तो हम भी मानते हैं, पूजनीय, दिवाली पे उसकी पूजा भी की जाती है, तो सारे भूचे लगाने बंद कर देने चाहिए, तब जाने हम जो असली हिंदू हैं कि नहीं है। बंद कर देने चाहिए, चाहे वेद हो चाहे बूचड़ खाने में गाय की परमिशन थोड़ी है। कट रहे हैं वो, क्यों कट रही है? एक्सपोर्ट करते हैं ये बाहर, और वहीं से ही वो होता है, जब बंद करना चाहिए ना। हम तो खुद बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कांग्रेस कहाँ करती है? कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस ने करा 10 बार करा है इसका विरोध। हमारी पहचान हिंदू धर्म से है, और ये कहते हैं गाय कटती है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। जहाँ जहाँ इनका गठबंधन है वहाँ ये समर्थन क्यों नहीं करते उस चीज़ का? नहीं करते समर्थन, ये भी समर्थन करें। जब कांग्रेस और भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था विदेश में जाके कि मैं हिंदू हूँ और उस पर गर्व करता हूँ, शायद इनको मालूम नहीं है। और इनके साथ गोलमाल वाला समस्या क्या है कि गांधी परिवार में जवाहरलाल नेहरू जी पंडित थे, उनकी लड़की हुई गांधी हो गई, उसने की एक मुस्लिम से शादी, 2 बच्चे हिंदू हुए, उसने क्रिश्चियन से कर ली, क्रिश्चियन की मोड़ी हिंदू हो गई, हिंदू ने बाड्रा से कर दी। तो कन्फ्यूज है वाली पूरी जो फैमिली है ना, तो अभी तक समझ नहीं पाए ऊपर से लेकर नीचे तक हम कौन है। अगर इनसे पूछेंगे, अभी इनके पिताजी से, इनकी दादी से, दादा से पूछो, बता देंगे हिंदू है कौन है। जो घर में अगर जो बात करते हैं ना तो इनके दादा चप्पल मारते हैं इनको कि तू हिंदू है, तो बताना पड़ेगा हमको ये बात। भाई साहब, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ये नियम क्यों नहीं बनते जो बात आप विदिशा में कर रहे हैं? जिस चीज़ों की बात, जैसे कि गाय के ऊपर प्रतिबंध, गाय हमारी माता है, हम गाय को मानते हैं, या जो भी नियम कानून की बात होती है वो भाजपा सरकार लागू करे, कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए भाजपा सरकार की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि भाजपा सरकार केंद्र में है और स्टेटों में है। जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ भी इस बात को उठाया जाता है कि गाय की हत्या करना बंद किया जाना चाहिए। और रही बात हिंदुत्व की, हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदू मानना हमारा पहला कर्तव्य है, और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। सुभाष बहुत अनुसूचित जाति का है, और अगर वो हिंदू नहीं है और कोई माई का लाल ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है, तो मैं उसको सरेराम सारे चौराहे पर उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। यही विवाद की स्थिति हो गई, यही विवाद की लोग, विपक्ष के लोग, देखो मेरे भाई सुभाष बोहत जी मेरे बड़े भाई कांग्रेसी भाई हैं, वो भाई भी कांग्रेसी भाई है। कांग्रेसी भाई ने कांग्रेसी भाई को जवाब दे दिया। अभी हमारे भाई ने जब गाय का ट्रक जा रहा था, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने ट्रक पकड़ाया, शशांक भार्गव का विधायक थे कांग्रेस से, उनके ऊपर FIR करा दी, उन्हें जेल भिजवा दिया, और आज भी पेशी कर रहे हैं। जे गाय की बात कर रहा है, गाय का ट्रक पकड़ा था हमने, गाय का ट्रक, और जवाब झई मिल गया। उनके भाई ने उनको जवाब दे दिया हिंदू है कि नहीं है, हम है जो हिंदू की बात कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। भाई साहब, कांग्रेस में 2 खेमे हो गए हैं, अब कोई पक्ष में कोई विपक्ष में बोल रहा है। देखो गाय की बात ये लोग ना करें तो ये अच्छा है, क्योंकि जितने भाजपा शासित राज्य हैं सब में गौ हत्या पर प्रतिबंध है। कर्नाटक का उदाहरण ले लें, इसके पहले कर्नाटक में जब भाजपा की सरकार थी तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, इनकी सरकार आई, इनने प्रतिबंध हटाया, फिर भाजपा की आई, उनने हटाया, अभी रिसेंट में इनने प्रतिबंध पहला काम किया, गौ हत्या पर लगा प्रतिबंध हटाया। तो गाय की बात ये ना करें। और दूसरे मेरे मित्र कह रहे थे कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू नहीं हैं, तो भैया सनातन धर्म को गाली देने का काम भी कांग्रेस ने किया। इनके प्रियंक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा, उसने बोला था कि सनातन एड्स है, कैंसर है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बयान पर इनने कभी विरोध दर्ज कराया हो पार्टी फोरम पर, सार्वजनिक फोरम पे, तो मैं चैलेंज करता हूँ इनको। तो क्या दोनों चीज़ें, भाई साहब एक बात बताइए कि हिंदू मुसलमान और गाय में ही उलझे रहेंगे, डेवलपमेंट विदिशा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो ना तो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ती हैं, ना गाय के मुद्दे का कोई चुनावी विषय है। चुनाव के जो विषय रहेंगे, मोदी जी की जो सरकार है केंद्र में, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, उन सारी चीज़ों पर जो विकास हुआ है, जो पूरे विश्व में देश की ख्याति बढ़ी है, नरेंद्र मोदी जी की जो निर्णय लेने की क्षमता है, सारे विषयों को लेके उन्होंने, जब चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अभी नए 5 स्टेटों में जो है नए एम्स की उन्होंने घोषणा की है।
नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा जो 18 घंटे काम करता हो, 24 घंटे में से 18 घंटे जो आदमी की वर्किंग रहती हो, ऐसा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी के नाम पर पूरी देश में चुनाव लड़ा जाएगा। और ये भ्रष्टाचार की बात बताइए ना, डेवलपमेंट देखो विकास के मुद्दे पे बात ही नहीं करते ना। विकास के मुद्दे पे जब मैंने कहा कि यहाँ शिक्षा का स्तर बताइए, सबसे पहले आप क्या शिक्षा का स्तर यहाँ पे है? गरीब का बच्चा क्या पढ़ रहा है यहाँ पे? जब दिल्ली के अंदर कलेक्टर, कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्या शिक्षा का स्तर ठीक है क्या? दोनों पार्टी एक जैसी है, चाहे कांग्रेस, देखो गठबंधन एक मजबूरी रही हो, जो भी रहा हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन चुनाव के टाइम पे हिंदू मुस्लिम करना, गाय का मुद्दा लेके आना, ये गलत है। भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आइए, शिक्षा का मुद्दा लेके आइए, बिजली की व्यवस्था का मुद्दा लेके आइए, ये मुद्दे ये है सवाल, लेकिन बुनियादी सवाल चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया। पहले भाजपा तो अभी आई है, लेकिन इसके बाद शिक्षा की तमाम सुविधाओं की बात हो रही है, इसके बाद आरोप भाजपा पे लग रहे हैं, क्या कारण? देखो मनगढ़ंत आरोप लगाना, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है। अरे सुन तो लो मेरे भाई यार, हर तहसील में सीएम राज स्कूल बन रहे हैं, 56 करोड़ की लागत से हर ब्लॉक पे इतने अच्छे स्कूल बन रहे हैं। बातें मत करो यार, तुम देख लो, आप लोग न्यूज़ वाले हो, आप लोग देखिए हर स्कूल में सीएम राज स्कूल बन रहे हैं, फिर PM श्री स्कूल भी बन रहे हैं। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा सुधरा है। आप लोग खुद जाके देखिए न्यूज़ वाले, इन लोगों की बातों मत आई। आम आदमी पार्टी का काम है झूठ 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 बोलना। और हाँ ले चलो, तुम्हारे दिल्ली में भी क्या स्थिति है सब डाल दो, दिल्ली में क्या स्थिति है सब। एक सवाल भाई साहब उलझे अपन डेवलपमेंट से भटक जाते हैं। एक बस डेवलपमेंट क्या है कि बात ये हो रही है कि विकास के मुद्दे की बात हो रही है, सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया है, लेकिन आरोप भाजपा पे लगते हैं, ऐसा क्या कारण है? ऐसा इसलिए है कि इन्होंने तो कुछ काम किया नहीं। पूरे विश्व में जब भारत का प्रधानमंत्री जाता था तो उसको आखिरी कोने में बैठा दिया जाता था, और एक सरकारी कर्मचारी दूसरे देश की सरकार का आता था, वो एयरपोर्ट से ले जाके होटल में छोड़ देता था। और वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलने की बात 2-4 दिन बाद जब कभी मुलाकात हो पाती थी, और हर बार हम मांगने जाते थे। लेकिन आज की स्थिति आपने देखी, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, तो पूरे विश्व में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष कैसे उनको सम्मानपूर्वक लाते हैं, कैसे सारी चीज़ें हमारा जब कोई विषय वो रखते हैं तो उस विषय पे कैसे पूरे विश्व के सारे नेता एक राय हो जाते हैं। रही बात विकास की, तो अभी कल ही हमने विदिशा में लगभग 100 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ ऑडिटोरियम में हुआ है, जिसमें 15 करोड़ के विधायक निधि के काम और 6.5 करोड़ के सांसद निधि के काम और राज्यसभा सांसद के मिला के ऐसे करके 10 करोड़ के काम वो, और 100 करोड़ के अन्य जो डेवलपमेंट के काम हैं, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे नए पावर स्टेशन बनाने के हों, चाहे उस अंडर ब्रिज का हो, रेलवे के सौराई पे अभी रेलवे स्टेशन के ऊपर कार्यक्रम हुआ, उसके ऊपर हुआ विदिशा में अमृत रेलवे स्टेशन की जो परिकल्पना थी, उसमें आप चल के देख सकते हैं कैसे डेवलपमेंट। करोड़ों का काम उपलब्धि, कांग्रेस की उपलब्धि बताइए आप। तो कांग्रेस की उपलब्धि आप देख सकते हैं, ब्रिज कांग्रेस की देन है। और 35 साल पुराने ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक 70 साल में इतना राज किया और कुछ भी नहीं किया। तो ये स्पेस जो इसरो वगैरह बनी है, और जहाँ पर ये सरकारी संस्थाएं विदिशा में नहीं बनी, चेन्नई में है जो इसरो। विदिशा में क्या उपलब्धि मैं बताता हूँ। विदिशा में देखो, सबसे पहले तो इनको बोलने का अभी ये हक नहीं है कि विकास इन्होंने किया है। विकास दो तरह से होते हैं, एक होता है क्षेत्रीय विकास, एक होता है सामाजिक विकास। क्षेत्रीय विकास इन्होंने बहुत किए हैं, रोड बनाए, नाली बनाए, दुनिया बनाए, लेकिन सामाजिक विकास के तौर पर इन्होंने क्या किया है, इनके सामने जीता जागता उदाहरण ये है। मैं तो कांग्रेस से हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ आदिवासी कोटा से, जिलाध्यक्ष हूँ आदिवासी कोटा कांग्रेस से। अरे तो हम तो है ही गरीब, हम तो है ही गरीब। मने कब कर रहा है? जो आपने कौन दिया? ये तो शासन ने पहले से ही लागू है। हाँ तो अरे भैया, शासन ने कहाँ से दिया? कांग्रेस की शासन से ही गरीबी चल रहा है। अरे निःशुल्क क्या मिल रहा है? 20 रुपए ज्यादा ऐसे थे जो अभी तक दर्शन नहीं हो, और वो मकोलिया डैम है वो अभी तक नहीं बना। बात से मत भटकाओ। क्या है, देखो विकास का मामला ये है कि अभी नगर पालिका चले जाओ, 70 साल की अम्मा 600 रुपये पेंशन के लिए 2 माह से भटक रही है, और
लाडली बहना इनकी स्कीम अच्छी है, वह मानी, लेकिन क्या है कि लाडली बहना जा रही लिपस्टिक लगा के नहीं साड़ी खरीदने, वो चारी अम्मा जा रही 600 रुपये पेंशन के लिए कि मेरा पेट भर जाए, उनकी पेंशन ना बढ़ा के इन्होंने लाडली बहना के दे रहे हैं। भाई पेंशन ही बढ़ाओ 1000, अरे भाई पेंशन ही बढ़ाओ गरीब रेखा के, अरे मेरी सुनो पेंशन बढ़ाओ। अम्माओं की बेचारी 60-70 की क्रॉस कर गई, उन्हें 600 पे करा रहे हो, और जो बेचारा सक्षम जो कमा सकते हो उन्हें 1250 दे रहे हो। भाई ये तो गलत है ना, सरकार आप चला रहे हो तो भाई दो तरफ विदिशा के लिए क्या हो रहा है? अरे देखो विदिशा के लिए आप ये बताइए, ठीक है 1000 तो करेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जब इनकी सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में तो इन्होंने कहा था, इनने सुनो 1000 कहा था, 1000 कहा था, सुनो मेरी बात, 1000 कहा था, लेकिन हम करेंगे 1000। दूसरा लाडली बहनाओं के ऊपर ये बोल रहे हैं कि उन्हें क्यों मिल रहे हैं या उनको नहीं मिलने चाहिए, ये विरोध करते हैं लाडली बहनाओं का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार कितने जीतेगी विदिशा में, विधानसभा में 1 लाख वोट से जीतेगी, और वही लाडली बहनाएं मिलकर वोट देंगी। इनके विरोध कर रहे हैं ना, काय के जिलाध्यक्ष हैं, काय के जिलाध्यक्ष इनसे पूछो, ये विरोध कर रहे हैं उनका, हम इनका विरोध करते हैं। लाडली बहना का विरोध नहीं कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है लाडली बहनाओं को अभी 1000 रुपये दे रहे हैं, जब हमारे माननीय कमलनाथ जी ने 1500 देने का वादा किया था, जब ये 1000 की कर रहे थे। अब फिर उन्होंने शिवराज सिंह कह रहे थे 3000 देंगे, कहाँ गए भैया 3000? 600 के लिए जैसे हमारे पर्वत सिंह जी ने बताया कि महिला बाग घूम रहा है। अरे इनके पार्षदों की नहीं सुनी जा रही है, सीएम पार्षदों पर FIR दर्ज कर ये बात कर रहे हैं, ये खुद का विकास नहीं कर सकते, ये खुद का विकास कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। किसने सीएम ने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को बाहर निकाल दिया, सीएम को सुरक्षा की व्यवस्था मिल रही, ये कुछ कर सकते हैं क्या? कभी कुछ नहीं कर सकते। इनका काम एक ही है, भ्रष्टाचार करना। आप जिस चौराहे पे खड़े हैं ये चौराहे, और जिस जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा है वो मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी का। मनमोहन सिंह की सरकार में प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके बाद जो सरकार आई थी, और जे हमसे झूठ बोलने की बात करते हैं, ये कभी भी पार्टी के हितैषी नहीं है, ये पार्टी के हितैषी हो ही नहीं सकते, ये सिर्फ बरगला रहा है। जैसे इनका एक नारा चलता, आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है, ना आंधी ने किसी का भला करा, ना तूफान ने किसी का भला, ना शिवराज सिंह चौहान ने किसी भला का, ये भारतीय जनता पार्टी ने करा है। तो सिर्फ ढोलखेड़ी क्षेत्र में विकास करा है और अपने नेताओं का विकास हुआ। साइकिल से चलने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आखिरी जवाब भाई साहब, ये आदरणीय भाई साहब हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे हैं विकास तो विदिशा में बहुत हुआ है, और ये बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज। जब मेडिकल कॉलेज की शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन की थी, इनने ही कहा था वो हेलीकॉप्टर से चलता है और नारे कहीं फोड़ देता है, इनका ही काम था। और शिक्षा की बात रही, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, शिक्षा की बात रही, शिक्षा की बात, अरे भाई साहब 1 मिनट, शिक्षा की बात रही, शिक्षा में हमारे गरीब भाइयों, अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, 1 मिनट सुन तो लीजिए। तो लगातार मुद्दों की बात हो रही है और डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन विदिशा लोकसभा में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान चर्चा में बने हुए हैं, और संभावना ये है कि हो सकता है कि आने वाली लोकसभा चुनाव में उन्हें विदिशा से प्रत्याशी बनाया जाए। सुरेंद्र राजपूत, न्यूज स्टेट, विदिशा।